नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बूस्टर प्लस क्लासेस में। कल मैंने आपको नंबर सिस्टम का पहला पार्ट डाला था जिसमें अपनी सारी संख्याएं आपको बता दी गई थी। संख्याओं के अंदर वास्तविक, अवास्तविक, परमेय, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं सारी बता दी गई थी। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों कल मैसेज भी आए थे तो व्हाट्सएप पर उन्होंने बोला था कि सर ये क्लास के रेगुलर चलेंगी। बिल्कुल रेगुलर चलेंगी और आपको जो टॉपिक है डिटेल में कराया जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो जो मिलेगी शाम को मिलेगी। ठीक है, रेगुलर बेस पे आपको वीडियो मिलेगी। अब पूर्णांक में थोड़ा सा और डीपली में जाता हूं, कभी यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में तो छूटना नहीं चाहिए। तो पूर्णांक के भी यहाँ पर टाइप्स दे रखे हैं। सबसे पहला पूर्णांक है आपका धन पूर्णांक। इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर आपका ऋण पूर्णांक है क्या, इसको बोलेंगे आप नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऋण पूर्णांक को आप बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। फिर आप क्या हो गया, ऋणोत्तर पूर्णांक, इसको बोलते हैं आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, फिर आगे धनोत्तर, इसका बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में मैंने आपको बता दिया था कि पूर्णांक में पूरे पूरे अंक आते हैं। जिसने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो वो जाके देख लेना। बिल्कुल एक एक पॉइंट डिटेल में कराया गया है, समझाया गया है, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है पेपर में कहीं से भी छूटे ना, कहीं से भी क्वेश्चन बने तो कोई दिक्कत ना हो। अब पूर्ण अंक का मैंने कल भी बताया था कि कोई भी अंक होगा पूरा पूरा, 6 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, माइनस का 7 हो गया, माइनस का 8 हो गया, ये सब आपके पूर्णांक में आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही पॉइंट में नंबर ले लेंगे तो वो पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक का मतलब ही है कि पूरा पूर्णांक होना चाहिए। अब इसमें आता है पहला धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें सारे प्लस के नंबर होंगे। स्टार्टिंग कर लो आप कहां से, +1 हो गया, +2 हो गया, फिर +3 हो गया, ऐसे ही ये हो जाएगा इनफाइनाइट तक। इसमें सारे आपके प्लस के नंबर चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ऋण पूर्णांक में चलते हैं। ऋण पूर्णांक में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है नेगेटिव वाले नंबर आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि -1, -2, -3, ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक आपका ऋण पूर्णांक के नंबर चलेंगे, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, फिर आएगा आपका ऋणोत्तर पूर्णांक। इसका मतलब है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऐसे पूर्णांक जो नेगेटिव नहीं हो। अब इसमें क्या आता है, प्लस वाले नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इनफाइनाइट तक। लेकिन हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें 0 इंक्लूड होता है। इसी प्रकार से धनोत्तर पूर्णांक जो कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसमें भी आपका 0 इंक्लूड होगा और बाकी सारे नंबर आपके माइनस में चलेंगे। ठीक है, मैं समझता हूं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, डिटेल में समझाना है, एक एक बच्चों को बिल्कुल अच्छे से मैथ सिखाना है। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव का मतलब आपके प्लस के नंबर चलेंगे, +1, +2, +3, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि -1, -2, -3, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, फिर आपका आता है ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको ऋणोत्तर भी बोल देते हैं, ऋणोत्तर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाला वर्ड आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर जो नेगेटिव नहीं होंगे वो इंटीजर्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इनफाइनाइट तक गया, 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। और धनोत्तर पूर्णांक में नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, यहाँ से माइनस वाले चलेंगे, -1, -2, माइनस इनफाइनाइट तक, इसमें भी 0 आपका इंक्लूड होगा। एक बात को विशेष ध्यान रखना है कि जो 0 है, जो 0 नंबर है, ना तो ये नेगेटिव में आता है और ना तो ये पॉजिटिव में आता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। 0 ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। पूर्णांक में आप बोल सकते हो इसको, लेकिन ना ये धनात्मक है ना ये ऋणात्मक है। और एक बात और, ऋणोत्तर पूर्णांक में भी ये इंक्लूड होती है और धनोत्तर पूर्णांक में भी ये इंक्लूड होती है। ठीक है, क्वेश्चन अगर अपन थोड़ा सा उसने एग्जाम में घुमाया, इस बार पेपर टफ किया, तो ये भी पूछ सकता है। जैसे कि इसमें पूछा जाएगा कि ऋणोत्तर पूर्णांक में सबसे छोटा ऋणोत्तर पूर्णांक बताओ, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि धनोत्तर पूर्णांक में सबसे छोटा नहीं पूछा जाएगा, सबसे इसमें बड़ा नंबर पूछा जाएगा। सबसे बड़ा धनोत्तर पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का केस चल रहा है, इसमें बड़ा वाला छोटा हो जाता है, छोटा वाला बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये आपने नोट करना तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम सम संख्याएं और विषम संख्याएं पे। ठीक है, मैं समझता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है।
इसके बाद हम चलते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं पे। बिल्कुल एक एक टॉपिक आपको डिटेल में कराया जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसी मैथ्स से बिल्कुल डर को भगाना है। जो भी बच्चे मैथ्स में वीक हैं या मैथ्स में नंबर नहीं लेके आते हैं, बिल्कुल रेगुलर क्लासेस चलेंगी और पूरा आपका सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सम संख्याएं पे। एक तरफ चलते हैं अपना सम संख्याएं और दूसरी तरफ अपना चलते हैं विषम संख्याएं। दोनों एक दूसरे का यहाँ पर रिवर्स है, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। एक साथ दोनों को रिलेट करते हुए सीखेंगे। यानी कि सम संख्याएं बोले तो इवन नंबर्स और आपका विषम संख्या हो गया आपका ऑड नंबर्स, ठीक है। होती क्या है यहां से सीखते हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, देन दैट्स नंबर आर कॉल्ड इवन नंबर्स, ठीक है। और जिसमें आपका रिमाइंडर बच जाए 2 से डिवाइड करने पर, वो आपकी ऑड नंबर्स आती हैं। सपोज दैट एग्जांपल में देखें तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, ऐसे ये चलती चली जाएंगी। ऐसे ही आपका विषम नंबर 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ये आगे बढ़ती चली हुई चली जाएंगी। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो आप कैसे पहचानोगे कि सम है या विषम है, तो उसका भी ट्रिक आपको बता दूं। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है पूरा, जैसे आपका मोबाइल नंबर किसी का ले लो, ये लिखा हुआ है, सीखो तो एक ही बार में ऐसा सीखो कि भूलो ना कभी। तो इसमें आपको इकाई का अंक देखना है, ये वाला इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, आखिरी अंक, कुछ भी समझ लो आप। इसको ये देखना है कि सम संख्याएं में आखिरी अंक आपका 0 न, या तो 0 हो, सही से लिख देता हूं इसमें, आखिरी अंक जो आपका हो या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई नंबर अगर आपको मिलता है लास्ट में तो वो संख्या आपकी सम संख्या होगी। और अगर आपका आखिरी अंक 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई मिले तो वो आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। 2, 3, 5, 1 ये एक ऐसी संख्या है, इसके लास्ट में हमने देखा आखिरी का अंक जो है 1 आ रहा है। अब मैंने बताया जिसमें लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये अंक आएंगे, वो आपकी हो जाएगी विषम संख्या। तो ये बड़े जो नंबर आएंगे उसमें आपको 2 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आखिरी अंक से आप चेक करेंगे कि वो सम है या विषम है। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। 2, 4, 0, 0, 0 ये अगर आपसे पूछ ले कि ये सम है या विषम संख्या है, तो इसमें लास्ट में जैसे आपने अंक देखा यहां पर 0 है जो कि सम संख्या की प्रॉपर्टी है। अब अगर क्वेश्चन नंबर में ना दे तो कैसे दे, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे उसने दे दिया ऐसे करके कि 1 लाख सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि लाख में लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1, 2, 5 जीरो होते हैं एक लाख में और लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये कैसी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसे अगर डेफिनेशन में आए कि व्हाट इज इवन नंबर्स, तब आप क्या बोलोगे, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएं, वो आपकी सम संख्या है। और इनके लास्ट का अगर बड़ी संख्या होती तो इनके लास्ट में हमेशा 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई ना कोई नंबर आता रहता है। विषम संख्याएं जो नंबर 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो और इनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये आएंगे नंबर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। आगे चलते हैं, ले लिया होगा, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं, इन संख्याओं का यूज आपका पूरा मैथ में आगे होता रहता है। अगर ये आपको नंबर्स नहीं पता कि होते क्या हैं, तो अगर जो क्वेश्चन भी आते हैं आगे आपके, वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए नंबर्स को बिल्कुल डिटेल में जानने की आवश्यकता है। फिर आपका सीखते हैं आपका क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। क्रमागत संख्या का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं, मतलब इनका एक क्रम है, उसी क्रम में आएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं 1, तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3। अब यहां पर 13 ले लिया, 13 के बाद क्या आएगा 14, 16 ले लिया, 16 के बाद क्या आएगा 17, 18 ले लिया, 18 के बाद 19 यानी कि 20। यानी क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, ठीक है, क्रम से आने वाली संख्याएं। अब इसमें क्वेश्चन कहां से बनता है, जैसे आया क्रमागत संख्याएं, अब 2 सम क्रमागत संख्याएं आ सकती हैं, तो उसमें 2 के बाद 4 आता है,
दो विषम क्रमागत संख्या आ सकती हैं तो उसमें 1 के बाद 3 आता है। मतलब ये वाला भी आपको ध्यान रखना है कि क्रमागत विषम की पूछे तो उसमें 2 के बाद 3 नहीं लिखना है, आपको 4 लिखना है। और अगर यहाँ पर सॉरी सम की पूछे तो 2 के बाद 4 लिखना है, और अगर विषम की पूछे तो आपको क्या लिखना है, 1 के बाद 3 लिख दिया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। सम हो गया, विषम हो गया, या अभाज्य हो गया, तो जिस तरीके से वो चलती है उन्हीं के बाद लोग आएंगे उसमें क्रमागत में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा क्रमागत संख्या वाला। अब चलते हैं आवर्ती संख्याएं पे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है आवर्ती संख्याएं। नेक्स्ट आपका है आवर्ती संख्याएं, या बोलेंगे आपको इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिपीटिंग नंबर्स। एक एक संख्याएं आपको डिटेल में कराई जा रही है, बिल्कुल बेस है ये मैथ का। जिनको भी मैथ से प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आता है वो बिल्कुल इसका फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देखें, उसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया गया है। आवर्ती संख्या मतलब रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, जैसे पॉइंट के बाद वाले कभी, जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं 10/3, अब ये पॉइंट में नंबर बदले तो आएगा 3.3.3.3, मतलब इनके पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो नंबर हमारे आवर्ती संख्या में आते हैं। ठीक है, कहीं पर ऐसे लिखा हो 1.72727272, तो ये देखो दो नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, ये भी हमारी कैसी संख्या है, आवर्ती संख्या है। और कहीं पर आ रहा हो 1.732 फिर 732, यानी कि 3 के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारी संख्या कैसी है, आवर्ती संख्या है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको हम बार के रूप में रिप्रेजेंट भी कर देते हैं 3.3 बार। इसका मतलब भी यही होता है कि ये नंबर यहां से रिपीट हो रहा है। इसमें लिख सकते हैं 1.72 बार। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। इसमें लिख सकते हैं 1.732 बार। इसका मतलब ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और अब हम सीखते हैं, अभी तक जो संख्याएं सीखी है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं, किस तरीके से उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हम याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपका टाइम बच सके। तो अब पढ़ेंगे हम संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं आप इन प्रॉपर्टीज को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट कहीं ना कहीं पूछी जाती है, पेपर में देखने को मिली है, इससे पहले देखने को मिली है। ठीक है, बिल्कुल इस पे आप फोकस करें। कि सबसे पहले स्टार्टिंग से बताता हूं आपको, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। एक को ना भाज्य में काउंट करोगे ना ही आप अभाज्य में काउंट करोगे। ठीक है, क्योंकि भाज्य नंबर मैंने आपको बताइए, भाज्य नंबर के कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 नंबरों से कटने चाहिए, और अभाज्य संख्या कम से कम 2 नंबर से कटनी चाहिए। लेकिन एक तो सिर्फ खुद से ही कट रही है, एक ही नंबर है उसके बाद, इसीलिए ना ये भाज्य है ना ही अभाज्य। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ना भाज्य है ना ही अभाज्य। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है, से सभी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ये नोट कर लेना, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, 5 साल लगातार रिपीट हुआ है, कभी ऊपर नीचे डाउन, पहला सही तीसरा सही, ऐसे प्रॉपर्टी में पूछ लेते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। केवल और केवल सम अभाज्य संख्या 2 ही है, और कोई भी संख्या अभाज्य ऐसी नहीं है जो कि सम हो। बाकी सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये बात अपने नोट कर लीजिए, केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, थर्ड में आ गया, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, लिख के भी बताया था। और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल बताया था। और कभी कभी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले, अगर थोड़ा सा घुमाना चाहे कि 90 से 100, 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो केवल और केवल एक ही अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 97। तो ये जो मैंने कल आपको बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, 1 से 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं, वो भी देख लीजिएगा। तो 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट है, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2387 नहीं होता है। मतलब अगर आप इसको एग्जांपल से देखते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और इससे बड़े किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर कर लें, लेकिन लास्ट में आपका 2387 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर लेंगे, तो छोटे नंबर है, बड़े नंबर्स का भी आप स्क्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, किसी भी विषम संख्या का वर्ग, किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या तथा सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। सीटेट में अभी क्वेश्चन ये देखने को मिला है कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या और सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है।
और मेरा ये मानना है कि गणित में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी याद करें तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू याद करें, जिससे कि आप भविष्य में कभी ये प्रॉपर्टी भूलते हैं तो उसको एग्जाम्पल से आप सॉल्व कर सकें। जैसे विषम संख्या आप ले लेना, 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, या 1 का स्क्वायर 1, या 11 का भी कर लें तो कितना आ जाएगा 121, 13 का भी अगर हम स्क्वायर कर लें तो कितना आ जाएगा 169। ये हो गई आपकी विषम संख्या। और विषम संख्या का वर्ग भी क्या हो गया, विषम संख्या। आखिरी अंक से पहचानते हैं विषम संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 ये नंबर्स आते हैं। सेम इसी प्रकार का अगर आप यहाँ पर सम संख्या लेंगे यहाँ पर, जैसे 12 का स्क्वायर ले लें तो 144 आ गया, 16 का स्क्वायर ले लें तो 256 आ गया। ऐसे ही किसी सम संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे तो आपको एक सम संख्या देखने को मिलेगी, और सम संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स आते हैं। ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतने डीप में आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ। और एग्जाम्पल जैसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि कोई भी प्रॉपर्टीज अगर आप याद करें तो वो एग्जाम्पल से रिलेट करके याद करें, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का योग घटाओ गुणा भाग सदैव परिमेय संख्या होता है। कल ही मैंने आपको परिमेय संख्या पढ़ाया है। परिमेय संख्या नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट यहाँ पर पूर्णांक आता है, उसके अंदर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सारी कुछ परिमेय संख्या में आती है। अब आप इसको एग्जाम्पल से कैसे करोगे, जैसे मैंने 7 ले लिया, यहाँ पर 6 ले लिया, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, जोड़ने पे कितना आ गया 13, और 13 भी एक परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर मैंने 7 में से 6 घटा दिया तो 1 बचा, 1 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 7 की 6 से मल्टीप्लाई करा दी, 42 आ गया, 42 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 7/6, 7/6 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है ऐसी संख्या है जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख लें और जिसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो आपकी होती है परिमेय संख्या। एग्जाम्पल से बिल्कुल सिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं का योग घटाओ गुणा भाग परिमेय भी हो सकता है तथा अपरिमेय भी हो सकता है। किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं का योग जोड़ घटाव भी परिमेय हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। एग्जाम्पल से सीखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको अपरिमेय संख्या कल सिखाई थी, √3 लेते हैं। अब मैं इसमें √3 में यहाँ पर मान लो मैंने 2 जोड़ दिया, ये हो गया 2 प्लस किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्या लेनी है, यहाँ पर मैंने ले लिया √3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2√3, √3 और √3 हो गया 2√3, और 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता लग गया कि जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो भी हमें एक अपरिमेय संख्या मिली। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो मैंने अगली बार में √3 ले लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दी, रूट इसका हट गया तो आपको क्या मिल गया 3 मिल गया। मल्टीप्लाई कराने पे आपको क्या मिल गया 3, और 3 जो है परिमेय संख्या है, 3 जो है रेशनल नंबर है, और √3 इधर इररेशनल नंबर और √3 ये इररेशनल नंबर। इससे ही हमें देखने को मिल गया कि जब भी दो नंबर इररेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करी तो हमारे लिए एक रेशनल नंबर मिला। यानी कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल यह कह रही है कि जब आप दो अपरिमेय संख्याओं का चाहे जोड़ करें, गुणा करें, भाग करें तो वो जरूरी नहीं है कि परिमेय मिले या अपरिमेय मिले, परिमेय भी मिल सकता है, अपरिमेय भी मिल सकता है, ये कोई डेफिनेट नहीं है। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग घटाओ गुणा भाग सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी याद करें एग्जाम्पल के थ्रू याद करें, क्योंकि वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। ठीक है, एक परिमेय संख्या ले ली, एक अपरिमेय संख्या मैंने ले ली √3, ठीक है, और एक परिमेय संख्या ले ली मैंने 2, इसकी मल्टीप्लाई करा दी तो फिर यहाँ पर क्या मिल गया आपको मिला एक अपरिमेय संख्या। मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, एक परिमेय यहीं पर लेते हैं, इधर वाले अपरिमेय लेते हैं, अपरिमेय ले लिया, इधर मैंने ले लिया परिमेय, ये मेरा आपको 2 + √3 अपरिमेय संख्या। यहाँ पर मैंने ले लिया √3, यहाँ पर ले लिया -2, यहाँ पर आ गया √3 - 2, ये भी आपको एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, और यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर डिवाइड भी कर दो √3/2 तो ये आ जाएगा √3/2। ये सारी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इधर वाली सारी इररेशनल नंबर, ठीक है, और ये सब आपकी है रैशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणा आपको फाइनली क्या मिलेगा, इररेशनल नंबर है ये भी,
और फिर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ इरेशनल नंबर, फिर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का घटाव आपको यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या की भाग आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पर ये हमें पता लगा कि एक अपरिमेय संख्या हो और एक परिमेय संख्या हो, उनकी जोड़ करो, भाग करो, गुणा करो, घटाना करो, आपको एक हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये संख्याओं की जो प्रॉपर्टी जो नंबर्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए, और इससे पहले हुई भी है आने वाले एग्जाम के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इससे पहले वाली जिसने वीडियो नहीं देखी हो बिल्कुल देखें, एक एक पॉइंट डीप में कराया जा रहा है। और जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्लासेस डेली चलेंगी आपकी और एक एक पॉइंट डीप में चलाया जाएगा। अभी नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है ये, इसके बाद और पार्ट्स भी आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके आप बताएं जरूर कि वीडियो आपको कैसे लगी।